नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग सातवां निबंध देखेंगे। अगला निबंध है जो प्रत्येक दूसरे दिन होता था, ठीक है। और आज के डेट में हम लोग निबंध जो है भारत चीन संबंधों पर चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। यह जो निबंध है दोस्तों आपका यूपी पीसीएस मेंस 2020 और बीओ मेंस 2020 और आरओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तीनों के पेड ग्रुप चल रहे हैं, उन्हीं में आप लोगों को इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। अच्छे से चीज़ों को तैयार करते रहिए क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया है। बीओ मेंस में तो अब बहुत ही कम दिन का समय बचा हुआ है, 6 दिसंबर को एग्ज़ाम है। तो अच्छे से चीज़ों को करते रहिए। और आपको पेड ग्रुप में देखिए 25 तक आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। उसके बाद में आपको डेली टेस्ट होगा, उसके उत्तर जो है डेली चेक होंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है, जैसे आज के डेट में टेस्ट हुआ तो अगले दिन में आपको उसका जो आंसर्स हैं वो चेक किए जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रक्रिया पूरी की पूरी आपकी 10 दिनों तक लगभग चलेगी क्योंकि 6 दिसंबर से आपका एग्ज़ाम है बीओ मेंस का। और आपका 25 से लेकर 5 तारीख तक आपको यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो जिससे सारी की सारी चीज़ें बेहतर हो सकें, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकें, ठीक है। तो इसी संबंधों में अच्छे से चीज़ों को, जैसे हिंदी वाले में आपको एक ऐसे भी लिखने को दिया जाएगा और हिंदी का भी टेस्ट लगभग काफ़ी चीज़ों का होगा। तो इस तरीके से आप लोगों का टेस्ट अब 25 से शुरू होगा। इधर बीच में आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। आज का जो निबंध है दोस्तों, तीनों एग्ज़ाम में आपको 700 शब्दों में इस प्रश्न को, आपको निबंध को लिखना होता है। तो अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो देखिए इसमें जैसे 7 पेजेस लगभग आप लोगों को लिखने होते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आपको एक लयबद्धता जो होती है उसको ध्यान रखना है। इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो तीनों में एक एक कोटेशन प्लस इसके साथ में एक पेज में आप 2 कोटेशंस का उपयोग करिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा निबंध लिखना है। निबंध में और भी अन्य चीज़ें हैं कि जैसे आप कुछ डायग्राम का भी उपयोग करिए, कुछ फ्लोचार्ट का भी उपयोग करिए। इसके साथ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको भी अंडरलाइन करने का प्रयास करिए। जो अच्छे वक्तव्य हैं उनको अंडरलाइन करने का प्रयास करिए। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको अंडरलाइन ज़रूर करने का प्रयास करिए। तो आज की डेट में हम लोग बात करेंगे भारत चीन संबंधों पर। तो देखिए भारत चीन संबंधों की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो स्वतंत्रता के पहले भी भारत चीन के साथ में संबंध, मित्रवत संबंध थे। और स्वतंत्रता के बाद से स्थितियां देखी जाती हैं, वहीं से सारी की सारी चीज़ों की शुरुआत होती है एक्चुअल में। जिस समय भारत को स्वतंत्रता मिलती है और स्वतंत्रता पश्चात जो स्थितियां हैं उनको, चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए नया नया राष्ट्र रहता है जिसको स्वतंत्रता मिली होती है। आज़ादी के बाद भारत जो है पड़ोसी राष्ट्रों से हमेशा अच्छे संबंध बनाकर चलना चाहता है। एक मित्रवत संबंध, भाईचारा, समन्वय की भावना के साथ में अपने विदेशी संबंधों को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भारत चीन के साथ में भी एक नारा भी दिया जाता है, हिंदी चीनी भाई भाई। तो इस तरीके की संज्ञाएं दी जाती हैं जब भारत और चीन के संबंधों की बात की जाती है, जब भारत और चाइना के संबंधों की बात की जाती है। इसमें देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी कहा था। तो इन्होंने क्या कहा था, तो चीन को एक ब्रदर कंट्री की संज्ञा दी थी। देखिए समय दर समय भारत जो है चीन के साथ में एक मित्र की भांति व्यवहार करता है, भाई की भांति व्यवहार करता है। लेकिन जो भारत के साथ में होता है वो अजीबोगरीब एक पीठ में छोरा घोंपने वाली बात होती है। भारत चीन के साथ में बहुत अच्छा संबंध चलता है, लेकिन वहीं पर एक चीन का रवैया जो है विश्वासघाती नजर आता है जब 1962 का युद्ध होता है। अचानक चाइना भारत के साथ में युद्ध लड़ता है 1962 का, ठीक है। अन्य चीज़ें होती हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद भी क्या करता है इंडिया, क्या करता है इंडिया, करता है कि मान्यता देता है चाइना को।
मान्यता देता है चाइना को। भारत ने ही क्या किया कि गुटनिरपेक्ष और अन्य देशों में चाइना को, चीन को परिचय कराया। सारी चीज़ों में हर तरीके से जो अपना एक संबंध है चीन के साथ में, उसको बेहतर करने का प्रयास किया। हमेशा चीन के साथ अच्छे व्यापार, अच्छे सहयोग की कामना के साथ में संबंधों को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि व्यापार संतुलन जो है हमेशा चीन के पक्ष में ही रहा है, क्योंकि चीन कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, चीन के जहन में ये बातें रहती हैं कि हर तरीके से हम इंडिया की मार्केट पर कब्जा करें, और इंडिया इस कार्य को भली भांति करता भी है। ठीक है, तो यही चीज़ें होती हैं। चाइना क्या करता है व्यापार में हर तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या खिलौने हो या अन्य सामग्रियां हो, जो भी डेली यूज़ के आइटम हैं और अन्य बड़ी बड़ी चीज़ों को भी भारत के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है चाइना से। चाइना हर तरीके से भारत की जो इंडियन मार्केट है उसको समझने का प्रयास करता है, इंडियन सोसाइटी है, जो लोग हैं उनको समझने का प्रयास करता है और उनके अनुरूप अपने आप को जो एक उद्योग क्षेत्र है उसको बनाने का प्रयास करता है। हर एक चीज़, हर एक उत्पाद जो है वो मार्केट के अनुसार, लोगों के अनुसार, इंडियन मार्केट की डिमांड के अनुसार वह क्रिएट करता है। इसीलिए जो व्यापार संतुलन है भारत के परिप्रेक्ष्य में यह नकारात्मक जाता है, जो पॉजिटिव रहता है निर्यात जो चाइना का रहता है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। भारतीय बाजार जो है चीन के सामानों से पटे पड़े हैं। अगर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में अगर देखेंगे आप, सारी की सारी चीज़ें, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम हो या त्योहारों में गणेश जी की मूर्तियाँ, लाइट वाली झालरें, बहुत सारे मोमबत्तियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, खिलौने, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, इंडियन मार्केट जो है पूरी तरीके से चाइनीज़ आइटम से भरा पड़ा है। वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, खिलौने हो, डेयरी उत्पाद हो, और बहुत सारे आइटम हैं जिनको आप गिना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बात आती है कि भारतीय बाजार जो है चीन के सामानों से पटे पड़े हैं, और यहीं पर व्यापार को देखते हुए हर तरीके से चालबाजियों का भी उपयोग करता है चाइना। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे चीन के साथ हमेशा जो भारत है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चीन का ही साथ दिया है, हर तरीके से चीन का साथ दिया है। चीन को संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाने में भी पैरोकारी इंडिया ने की, लेकिन उसके एवज में भारत को क्या मिला? भारत को विश्वासघात मिला, युद्ध मिलता है 1962 का। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। भारत ने सदैव व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंधों को वरीयता दी, हर तरीके से बेहतर बनाने के कार्य किए हैं, वार्ताएं की हैं, हर एक लेवल पर, हर एक स्तर पर वार्ताएं करी हैं जिससे संबंधों को अच्छा किया जा सके। लेकिन चाइना वहीं पर हर तरीके से भारत को घेरने का काम करता है। वो चाहे आपका सुरक्षा की दृष्टि से हो या सामरिक दृष्टि से हो या अन्य व्यापारिक दृष्टि से, हर तरीके से बढ़त लेना चाहता है, एक बिग ब्रदर की भूमिका निभाना चाहता है। लेकिन भारत, इंडिया जो है, इंडिया कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि भाई इस तरीके से रिलेशन आगे बढ़ें। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे चीन ने हिंद महासागर में भी अब वर्तमान में पैठ बढ़ा रहा है, और पिछले काफ़ी दिनों से, हाल ही के वर्षों से बढ़ाता भी चला आ रहा है। आपने देखा होगा इन चीज़ों को कि म्यांमार में एक विशाल नौसैनिक अड्डा बना रखा है। तो अब सोच के देखिए कि जो चाइना है निगरानी करना चाहता है जो मलक्का जल संधि है, क्योंकि यहीं से चाइना के सारे पोर्ट जो जलयान हैं जिनसे इंपोर्ट करता है चाइना, जो महंगी वस्तुएं हैं विदेशों से जो इंपोर्ट करता है, वो मलक्का जल संधि ही है, और वहाँ से निगरानी रखना चाहता है। ऊपर से अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी वहीं पर है, तो हर तरीके से निगरानी करना चाहता है। इसीलिए म्यांमार में एक विशाल नौसैनिक अड्डा और सामरिक दृष्टि से भी हर तरीके से अपनी देश की सुरक्षा के लिहाज से भी इन चीज़ों को निर्माण कर रहा है। इसके साथ में पाकिस्तान में भी चाइना क्या कर रहा है? चाइना हर तरीके से अपनी पैठ बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया है, हर तरीके से आधुनिक सुविधाओं के माध्यम से विकास कर रहा है, जिससे उसका प्रभुत्व बनता रहे, ठीक है, बढ़ता चला जाए। इसके साथ में अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे श्रीलंका के हब्बन टोटा पोर्ट को भी विकसित करने का कार्य कर रहा है। और देखिए चाइना क्या करता है, चाइना की स्ट्रेटजी ये होती है कि जैसे इंडिया है, अब देखिए जैसे यहाँ पर श्रीलंका है,
ठीक है, यहाँ पर आपका म्यांमार है, अब इधर नेपाल है, इधर भूटान है, अब तिब्बत है। अब इन सारे क्षेत्रों में हर तरीके से, इधर पाकिस्तान है, इधर मॉरिशस है, अब हर तरीके से ये घेरने का प्रयास करता है। ठीक है, इसी को मोतियों की माला भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे ऐसे अगर देखेंगे तो इधर से ये बनकर जो आती है हर तरीके से घेरने का प्रयास करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर निर्माण कर रहा है, हर तरीकों से भारत को घेरने का प्रयास करता है। जो चीन है वो हर तरीके से जो कंट्री है उसका साथ देते हैं, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका है, वर्तमान में नेपाल ने भी भारत को आंखें तरेरी और अपने नक्शे में जो क्षेत्र है, काला पानी का क्षेत्र है, उसको अपना बताया। तो ये सब मुद्दे जो हैं हर तरीके से कहीं ना कहीं ये चाइना का ही एक प्रभाव था, जिसके कारण नेपाल ऐसी गुस्ताखी कर रहा है। अन्य चीज़ें क्या होती हैं कि इसके अलावा भी नेपाल, म्यांमार, तो ये भूटान हो गया, और हर तरीके से चाइना हमेशा ये कहता है कि भाई अरुणाचल जो क्षेत्र है वो हमारा है। अरुणाचल में जब दौरा करते हैं प्रधानमंत्री जी तो चाइना को बहुत मिर्ची लग जाती है। तो ऐसी चीज़ें हमें जो भारत चीन संबंध है उसमें देखने को मिलती हैं। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए भारत चीन संबंधों के विवाद के बिंदु कौन कौन से हैं। तो देखिए भारत चीन संबंधों में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जैसे ये इंडिया है, ठीक है, तो इधर अगर हम देखेंगे ये वाले पोर्शन में, ठीक है, ऊपर वाले क्षेत्र में अक्साई चीन का क्षेत्र हो गया। भारत के साथ जो सीमा विवाद है उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। ये चाहे वो LOC हो या चाहे मैकमोहन हो, हर एक में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो चाहे वो नदियों का विवाद हो, हमेशा धमकी देता रहता है, और जो साझा नदियां हैं जिनका पानी यूज़ किया जाता है तो पानी को रोकने का कार्य करता है, हर तरीके से विघ्न डालने का प्रयास करता है। चीन क्या करता है? चीन नेपाल के रास्ते नक्सल हिंसा को भी प्रोत्साहित करता है। चीन भाई करता क्या है कि नेपाल के रास्ते माओवादी विचारधारा को आगे बढ़ाता है और उसी के माध्यम से भारत में जो है नक्सली हिंसा को प्रोत्साहन भी करता है, हिंसा को भी प्रोत्साहित करता है, इसकी फंडिंग भी करता है। और अरुणाचल प्रदेश को, भाई ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि अरुणाचल प्रदेश को हमेशा अपना बताता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को वह हमेशा अपना बताता है। मैकमोहन रेखा जो है म्यांमार के साथ, भारत के साथ में नहीं है, तो ऐसा चाइना दर्शाने का प्रयास करता है। हमेशा ऐसी उल्टी सीधी उल जलूल बातें चाइना के द्वारा कही जाती हैं, हर तरीके से भारत को घेरने का प्रयास किया जाता है। और क्या होता है कि चाइना जो है हमेशा, जैसे चीन क्या करता है कि तिब्बत में भी आतंक फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, वहाँ के जैसे जो एक व्यक्ति हैं दलाई लामा, तो आप लोगों ने सुना भी होगा, वो जब भारत आते हैं तो उसको बहुत खटकता है, उसको बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लग जाती है। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, भारत को भी हर तरीके से अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने होंगे। जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, जो एक छूटती सीमाएं हैं पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में, हर तरीके से भारत को भी अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने होंगे। क्योंकि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो हर तरीके से आपको स्ट्रेट जाना होगा चाइना को काउंटर करने, प्लस आप इनडायरेक्ट तरीके से अपने जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, भाई पाकिस्तान से तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और अन्य जो राष्ट्र हैं, भूटान है, नेपाल है, इनसे आपको मित्रवत संबंध रखने होंगे। अगर आप नेपाल आंखें तरेरने लगा तो यह भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भारत को करनी होंगी। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे चीन क्या करता है कि चीन पाकिस्तान को भी आणविक हथियार देता है, तकनीकी, इसके साथ में तकनीकी भी देता है। तो ये भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर इनडायरेक्टली अगर भारत में कोई भी सीज फायर उल्लंघन हो या घुसपैठ हो या आतंकवादी हमला हो करवाना हो तो उसके लिए ईजिली हो जाता है। पाकिस्तान को बस एक इशारा ही करना है, वो हर तरीके से तैयार बैठा रहता है। और क्या होता है कि पाकिस्तान का कूटनीतिक मार्गदर्शन भी करता है चाइना कि आपको क्या करना चाहिए, कुछ तरीके से भारत को परेशान करना है भारत के साथ। अब सोच के देखिए कि इधर हाल ही के दिनों में, अभी 2-4-10 दिनों में बहुत ज़्यादा सीज फायर उल्लंघन हो रहा है और भारत के 5 जवान शहीद भी हो गए। तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये साहस पाकिस्तान का नहीं है, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इसके पीछे चाइना ही
आता है। तो हमें चाइना को काउंटर करने की ज़रूरत है, हमें संबंधों को प्रगाढ़ करने की ज़रूरत है। अगर ये नहीं होगा तो ये भारत के लिहाज से, जो भारत के राष्ट्रीय हित हैं, जो सुरक्षा है, सामरिक हित हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्रभावित होंगी। और क्या चीज़ें हैं कि जैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर पश्चिम से घेरने का काम करता है। तो चाइना क्या करता है, पाकिस्तान से मिलता है, मिलने के बाद भारत को घेरने का काम करता है। ये कहता है कि भाई आगे तुम खड़े रहो, पीछे हम खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की रणनीतियां चाइना के द्वारा बनाई जाती हैं। इधर मीटिंग होती है, उधर युद्ध की कल्पना करने लगता है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों ने देखा भी होगा, जो गलवान घाटी की घटना हो गई थी, पेंगोंग त्सो लेक की जो घटना थी, वो अब ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दर्शाती हैं कि कहीं ना कहीं एलएसी का जो रीजन है उसमें चाइना वार्ताएं तो करता है, लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं करता है। कभी भी चाइना बैक में नहीं जाता, हमेशा आगे आने का प्रयास करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बड़ी दिक्कत का कार्य करती हैं। उसके बाद में घेरने का कार्य अन्य देशों के माध्यम से भी करता है, कि जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, भूटान है, श्रीलंका है, मॉरिशस है। तो इन देशों के साथ चाइना ने अपने संबंध बहुत बेहतर बना रखे हैं और इसी के माध्यम से हर तरीके से काउंटर करने का प्रयास करता है, हर तरीके से भारत को घेरने का प्रयास करता है। देखिए, विवाद के बिंदुओं में जहाँ तक हम लोग बात करते हैं तो अक्साई चीन का विवाद बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा रहा है। एक तरफ अक्साई चीन, चाइना कहता है कि भाई अक्साई चीन हमारा है, तो अगर हम अक्साई चीन हमारा है पूरा का पूरा, तो भाई आप अरुणाचल आपका है। तो इस तरीके से एक दोहरे मापदंड और दोहरे चरित्र के साथ में कार्य करता है कि भाई पहले हम एक ले लें, फिर बाद में हम एक दावा और ठोक देंगे कि अरुणाचल भी हमारा है, पहले एक तो पूरा कर लें। तो इस तरीके की रणनीतियां भारत चीन संबंधों में हमेशा विवाद का विषय बनी रहती हैं। अब इसके साथ में अन्य चीज़ें क्या है कि जैसे पीओके, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, तो उसके बड़े भूभाग पर चीन क्या करता है, चीन उस चीज़ को पाकिस्तान से, उस भूमि को पाकिस्तान से ठेके पर ले रखा है और हर तरीके से अपने रणनीतियों के अनुसार उन चीज़ों को प्रयोग करता है, रणनीतियाँ बनाता है, उन्हीं को फॉलो करवाता है पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा। तो ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। चीन के साथ भारत के अन्य विवाद में है कि जैसे चीन साझा नदियों का पानी भी रोकने का प्रयास करता है। भारत में आतंकवाद फैलाने में भी इसकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका रहती है। फंडिंग करने का प्रयास करता है, हर तरीके से अस्थिर करने का प्रयास करता है जो चाइना है वो। तो अब इसके साथ में भाई जो विवाद के बिंदु हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन भारत भी तो भाई बेहतर होने का प्रयास करेगा। अब जैसे डोकलाम विवाद के बाद 2018 में वुहान वार्ता होती है, 2018 में वहाँ से सारी चीज़ें ठीक होने का प्रयास करती हैं, लेकिन 19-20 आते आते पुनः जो चाइना है हर तरीके से घुसपैठ की कोशिश करता है। वो चाहे आपका गलवान घाटी का मामला हो या उत्तराखंड का मामला हो, हर तरीके से चीज़ों पर वह आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तो भारत को भी टिट फॉर टैट वाले एक कहावत को आगे लेकर चलना होगा, उसी पदचिन्हों पर चलना होगा। अगर आप एक मारोगे तो हम भी एक मारेंगे। तो ऐसी चीज़ों को सामने रखकर आगे बढ़ना होगा। चीन क्या करता है, चीन जैसे देखिए, जब भारत ने कश्मीर से 370 हटाई थी तो कहीं ना कहीं ये चीन को भी अप्रत्यक्ष रूप से नाराज़गी जाहिर की थी कि भाई ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, ये चीज़ें दिखाई भी दी थी। और वर्तमान में जहाँ तक बात करते हैं तो वर्तमान में गलवान घाटी का जो विवाद है वो बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण स्थिति में चल रहा है, युद्ध होने की स्थितियाँ भी आ गई हैं। तो हर तरीके से चाइना इस समय अब हर तरफ से भारत को घेर रहा है। तो ये भारत चीन संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये विवाद बने रहेंगे और युद्ध जैसी स्थिति होगी तो आपके व्यापारिक हित भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होंगे। भाई जो एक ट्रेड है वो भी तो प्रभावित होगा ना, जो आर्थिक संबंध हैं वो भी आपके बिगड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ें होंगी। पेंगोंग त्सो लेक में भी ऐसी ही चीज़ें देखने में आई कि चाइना हमेशा आगे बढ़ता रहा। ठीक है, बोलता है, वार्ताएं होती हैं, कमांडर लेवल की मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसके बाद उसका फल कोई नहीं निकलता। अंततः वो और एक नई घटना करता है जाकर सोच समझकर। उत्तराखंड में भी कई चीज़ों पर, कई गाँवों पर इसने काफ़ी अटैक किया, आगे बढ़ा, घुसपैठ करी। अरुणाचल प्रदेश में तो करता ही रहता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वर्तमान स्थितियों में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें चीज़ें नज़र आती हैं जब भारत और चीन के संबंधों की बात करते हैं। लेकिन
अंततः क्या होता है कि आपको क्या है, संबंधों को बेहतर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए रिलेशन अगर आप अच्छे नहीं बनाएंगे, अगर आप पड़ोसी देशों के साथ में ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे, ये बातें कहीं ना कहीं चाइना को भी सोचनी होंगी और भारत को भी सोचनी होंगी। ठीक है, भारत तो कभी ऐसी स्थितियों में नहीं चाहता, लेकिन चाइना ही हमेशा इन तरीकों से इन तरीकों में उलझा रहता है। ठीक है, हर तरीके से एक विस्तारवादी नीति को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और क्या है कि संबंधों को बेहतर बनाना भारत के लिहाज से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो भारत के राष्ट्रीय हित बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। और सबसे पहले तो भारत को सीमा विवादों को समाप्त करना होगा और द्विपक्षीय सहयोग जो है, जो एक व्यापार सहयोग है, उसको आगे बढ़ाना होगा। व्यापार असंतुलन जो है भाई, वहाँ से निर्यात जो यहाँ पर आयात होता है, जो चाइना निर्यात करता है भारत में, जो बेचता है सामान, उसको हमें बैलेंस करना होगा। हमें भी वहाँ पर निर्यात करना होगा अधिक से अधिक, और जो हमारी स्वदेशी वस्तुएं उनका अधिक से अधिक उत्पादन करके हमें चाइना एक्सपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो भारत को करनी पड़ेंगी। इसके साथ में पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में जो तीखे एक तल्ख संबंध जो हो गए हैं वर्तमान स्थितियों में, इनको भी भारत के द्वारा एक अच्छी विदेश नीति के माध्यम से इनको ठीक करने की ज़रूरत है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जिनमें चाइना है, जैसे ब्रिक्स है और आपका एससीओ है, इनके माध्यम से वार्ताओं को एक बेहतर एक कंक्लूजन पर पहुंचना कि हाँ भाई ये चीज़ें, और एक मुद्दों को चीज़ों को ठीक करने का प्रयास अन्य देशों की जानकारी में होते हुए, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर भागीदार बनते हैं। देखिए एक मीडिएटर की भूमिका नहीं, एक पर्यवेक्षक की भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो मीडिएटर होगा तो वो चीज़ें गलत हैं भाई। किसी भी दो राष्ट्रों के मध्य में तीसरा की दखल नहीं किसी भी देश को अच्छी लगती, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके साथ में जो स्वदेशी वस्तुएं हैं, स्वदेशी निर्माण जो है, हर एक प्रकार का भारत को आगे बढ़ाना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने पड़ोसी राष्ट्र हैं उनसे व्यापार अधिक से अधिक करना होगा, और यहाँ तक कि चाइना से भी अधिक से अधिक व्यापार करना होगा, क्योंकि अगर भारत ये नहीं करेगा तो भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए सामरिक संबंधों की जहाँ तक बात की जाती है तो वो आर्थिक संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। अब अगर आर्थिक संबंध ही बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे, अगर हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो तो हमें दिक्कत आ जाएगी ना। और यही चाइना खेल करता है कि उसको पता है कि सारी की सारी चीज़ें उसके पक्ष में, व्यापार संतुलन जो है उसके पक्ष में है, तो ये वो गेम खेलता रहता है। और वैसे भी वो पहले से भी एक विस्तारवादी नीति को अपनाता ही रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, और जैसे को तैसा वाली रणनीति को भारत को अपनाना होगा। हर तरीके से भारत चीन संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करना है, नहीं तो इसका अंतिम जो परिणति है वो उसका युद्ध ही मिलेगा जाकर। क्योंकि बस एक ही चीज़ बचता है, युद्ध को लड़ना। और किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए जो एक संबंध होते हैं, रिलेशंस जो होते हैं, उनके लिए युद्ध जो है, वॉर नहीं अच्छी। कोई भी कंट्री वॉर नहीं चाहती। हर तरीके से वो सोचना चाहता है, वो देखना चाहता है कि भाई हम आगे बढ़ें, ये ना कि हम 50 साल पीछे चले जाएं। और कोई भी कंट्री अगर युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का ही नुकसान होगा, चाइना का भी उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि वो 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। बहुत ही बेहतर तरीके से भारतीय सेनाएं और हर तरीके से चीज़ें लगी हुई हैं। तो यहाँ पर युद्ध कोई भी देश नहीं चाहेगा। इसीलिए देखिए वार्ताएं दर वार्ताएं और आगे पीछे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कोई आगे एक स्टेप नहीं उठाना चाहता। ठीक है, क्योंकि युद्ध का ठीकरा जिसके ऊपर फूटा तो भाई अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य राष्ट्र हैं वो कहीं ना कहीं दखल देंगे। और क्या है कि हर तरीके से भारत को व्यापारिक आर्थिक संबंधों को भी सुदृढ़ बनाना होगा। भाई आपके जो आर्थिक संबंध हैं, व्यापारिक संबंध हैं, सामरिक और कूटनीतिक संबंध हैं, उन स्तरों पर आपको आगे कार्य करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग लेना होगा। क्योंकि देखिए सहयोग के माध्यम से ही आप अपने राष्ट्र में एक शांति की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यथा आप इन चीज़ों को भूल जाइए, वॉर ही आपको मिलेगा। कोई भी कंट्री हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो या अन्य। तो यहाँ पर खेल क्या हो जाता है कि सारी के सारे पड़ोसी राष्ट्र जो हैं उनसे आपको बेहतर संबंधों का निर्माण करना पड़ेगा, प्लस चाइना से भी आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। निष्कर्ष के रूप में अपने व्यू के साथ में अच्छे से आप लिखने का प्रयास करिए, कोटेशंस का उपयोग करिए और इसके साथ में अन्य चीज़ों का भी उपयोग करिए।
अच्छे से इस निबंध को लिखने का प्रयास करिए। 700 शब्दों में इस प्रश्न को, इस निबंध को आप लोगों को लिखना है। अच्छे से इसको लिखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको यूपीपीसीएस मेंस, बीओ मेंस और आरओ मेंस में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी जो पेड ग्रुप चल रहे हैं उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। यह व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके आपको लोग जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।